तो आज बात करते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे किरदार की जिनकी कहानियां आज भी लोगों को बहुत फैसिनेट करती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्य की। अच्छा, चाणक्य की कहानी के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि ये कोई एक कहानी है ही नहीं। ये तो कह सकते हैं कि कई कहानियों का एक कलेक्शन है। और मज़े की बात ये है कि ये सारी कहानियां उनके समय के सदियों बाद लिखी गई और हर कहानी हमें एक बिल्कुल अलग चाणक्य से मिलवाती है। तो इस विश्लेषण में हम इन 4 प्रमुख कहानियों को एक-एक करके देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेजेंड आखिर बनी कैसे और ये किस्से कहानियां अपने लिखने वालों के बारे में हमें क्या बताती हैं। तो शुरुआत करते हैं उन 4 मेन सोर्सेस से जिनसे हमें चाणक्य के बारे में पता चलता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये चारों वर्जन्स ये एक बहुत लंबे टाइम पीरियड में लिखे गए हैं, चौथी 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। और इसका नतीजा क्या हुआ? यही कि चाणक्य का जो किरदार था उसे हर जमाने ने अपने हिसाब से अपने दर्शकों के लिए एक नया रूप दिया। हर कहानी की शुरुआत आप कह सकते हैं एक ही घटना से होती है, एक चिंगारी से। वो चिंगारी थी नंद वंश के राजा के हाथों हुआ अपमान। एक ऐसा अपमान जिसने चाणक्य के अंदर बदले की आग को भड़का दिया। लेकिन अपमान हुआ कैसे, ये बड़ा मजेदार है। देखिए, बौद्ध कथाओं में कहा गया है कि चाणक्य को उनके दिखने की वजह से, उनके टूटे दांतों की वजह से सभा से निकाल दिया गया। वहीं जैन कथाओं में कहानी बिल्कुल अलग है। वहां चाणक्य राजा के सिंहासन पर जा बैठते हैं और उन्हें लात मारकर हटा दिया जाता है। मतलब एक जगह पर्सनल इंसल्ट है तो दूसरी जगह अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज। और इस अपमान के बाद ही वो ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली जाती है। चाणक्य अपनी शिखा यानी चोटी खोल देते हैं और कसम खाते हैं कि जब तक नंद वंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक इसे दोबारा नहीं बांधेंगे। और बस यही एक प्रतिज्ञा है जो इन चारों कहानियों का सेंट्रल पॉइंट है, जो पूरे प्लॉट को ड्राइव करती है। तो अब मकसद तो साफ था, नंद वंश का नाश। लेकिन इसके लिए एक चेहरे की जरूरत थी, एक राजा की। और यहीं से शुरू होती है चाणक्य की एक योग्य उत्तराधिकारी की खोज। और ये खोज उन्हें ले जाती है एक छोटे से लड़के के पास जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने इस बच्चे में वो बात देख ली जो किसी और ने नहीं देखी। खेल खेल में ही चंद्रगुप्त गजब की लीडरशिप और पावर दिखाता था। लेकिन चाणक्य ने उसे परखा कैसे? यहां भी कहानियां अलग अलग हैं। जैन कथा में चंद्रगुप्त बड़ी दिलेरी से चाणक्य को कहता है कि पास की गायों को ले लो, मेरा हुक्म कोई नहीं टालेगा। ये थी शक्ति की परीक्षा। बौद्ध कथा में तो चमत्कार ही हो जाता है। चंद्रगुप्त राजा बनने का खेल खेलता है और लुटेरों के अंग काटकर वापस जोड़ देता है। और फिर एक कहानी में होती है क्रूरता की परीक्षा, जहां चंद्रगुप्त एक काम को पूरा करने के लिए अपने ही सोए हुए साथी का सिर काट देता है। तो इन परीक्षाओं से देखिए चंद्रगुप्त की कैसी इमेज बनती है, किस्मत वाला, शक्तिशाली और थोड़ा निर्दयी भी। तो अब राजा मिल गया, तैयारी हो गई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सीधे राजधानी पर हमला बोल दिया और नतीजा जबरदस्त हार। और फिर उन्हें वो सबक मिला जो किसी रणनीति की किताब में नहीं था। जैन कथा के मुताबिक उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। वो कह रही थी, तुम भी चाणक्य की तरह बेवकूफ़ी कर रहे हो, जो किनारों को जीते बिना सीधे बीच में हमला कर रहा है। और बस यहीं से पूरी स्ट्रैटेजी बदल गई। तो स्ट्रैटेजी बदली कैसे? देखिए, हर कहानी में तरीका अलग है। बौद्ध परंपरा में वो किनारों के गांव जीतते हुए राजधानी की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल मिलिट्री स्ट्रैटेजी। जैन कथा में वो गठबंधन करते हैं, फिर विषकन्या से अपने ही सहयोगी को मरवा देते हैं और अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। कश्मीरी कहानी में तो वो एक जादुई अनुष्ठान करते हैं जिससे राजा 7 दिन में खुद ही मर जाता है। और मुद्रा राक्षस में वो जासूसों का जाल, नकली हत्याएं और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख रहे हैं, चाणक्य एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट से एक जादूगर और एक मास्टर स्पाई तक बन जाते हैं। खैर, जैसे तैसे चंद्रगुप्त राजा बन गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब चाणक्य का रोल बदलता है। अब वो हैं प्रधानमंत्री और उनका नया मिशन है इस नए साम्राज्य को महफूज रखना। और इसके लिए वो क्या क्या नहीं करते। एक बहुत मशहूर कहानी है कि वो चंद्रगुप्त को रोज खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देते थे ताकि उसके शरीर में जहर के खिलाफ इम्यूनिटी बन जाए। मतलब वो सिर्फ एक किंग मेकर नहीं थे, वो सिंहासन के एक ऐसे गार्ड थे जो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और इसी जहर वाली कहानी से जुड़ी है बिंदुसार की कहानी, चंद्रगुप्त का बेटा और वारिस।
कहते हैं कि एक दिन जहर वाला खाना महारानी खा लेती हैं। जब वो मर रही थीं तो चाणक्य ने फौरन ऑपरेशन करके बच्चे को बचा लिया। जहर की एक बूंद यानी बिंदु बच्चे के माथे पे लग गई और वहीं से उसका नाम पड़ा बिंदुसार। तो इस कहानी ने चाणक्य को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मौर्य वंश का रक्षक बना दिया। अच्छा, तो चाणक्य का अंत कैसे हुआ? यहां भी दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। मुद्रा राक्षस नाटक में चाणक्य अपना मकसद पूरा करते हैं, अपनी चोटी वापस बांधते हैं और शांति से रिटायर हो जाते हैं, एक हैप्पी एंडिंग। लेकिन जैन कथाओं में अंत बहुत दुखद है। एक राइवल मंत्री उन्हें धोखा देता है और एक बूढ़े चाणक्य को जिंदा जला दिया जाता है। मतलब जिस सियासत के वो माहिर थे, आखिर में उसी का शिकार हो गए। चलिए, अब इस कहानी की आखिरी और शायद सबसे उलझी हुई परत पर आते हैं, और वो है चाणक्य का मशहूर किताब अर्थशास्त्र से कनेक्शन। हम सबने सुना है कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखे थे, लेकिन आज के ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि ऐसा नहीं है। रिसर्च बताती है कि ये किताब चाणक्य के समय के सदियों बाद लिखी गई और शायद किसी एक ने नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर लिखी थी। तो सवाल उठता है कि फिर उनका नाम इससे जोड़ा ही क्यों गया? वजह सीधी सी थी, प्रेस्टीज। एक इतने बड़े किंग मेकर, इतने बड़े रणनीतिकार का नाम किसी किताब से जुड़ जाए तो उस किताब की अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। और शायद बाद के राजा, जैसे गुप्त वंश के राजा, इस किताब को मौर्य साम्राज्य से जोड़कर अपनी भी शान बढ़ाना चाहते थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे पास कोई एक असली चाणक्य नहीं है। हमारे पास कम से कम 4 अलग अलग चाणक्य हैं। हर कहानी का चाणक्य अलग है और हर कहानी को उसके समय ने, उसके समाज ने एक खास मकसद से गढ़ा था। चाणक्य की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि इतिहास में क्या हुआ ये तो जरूरी है ही, पर शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम उस इतिहास को याद कैसे रखते हैं, उसे सुनाते कैसे हैं। और ये सवाल हमें भी सोचने पे मजबूर करता है कि आज हम कौन सी कहानियां गढ़ रहे हैं और क्यों।